like a Hellcat. सो हेलो एवरीवन, हम जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने उसके पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू निकालना सीखी थी एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। तो चलिए आज हम सीखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, वैल्यू निकालना सीखा था हमने पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, हम लोग मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। मैं पूछूँ आपसे कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक की है, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो इसकी पावर 2 होती है, जिसकी पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलिए ठीक है। तो कल हमने क्या सीखा था, जैसे मैं आपसे कर दूं कि P ऑफ 1 निकालिए, P ऑफ 2 निकालिए, तो आराम से 1 या 2 पुट करके, इसको सॉरी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करके निकाल सकते हैं। और जहाँ जहाँ अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ 3 पे वैल्यू निकालो इसकी, तो 3 पे वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगी, 3 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 3 माइनस 3, 3 × 9, फिर 2 × 6 माइनस 3, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी P ऑफ 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है, बस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 3 पॉइंट पर, यानी x इक्वल टू 3 पर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को मैंने निकाल दिया, ठीक है। वैसे सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ p ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू निकालें, करना कुछ नहीं है, x से -1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 3, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यानी P ऑफ -1 भी इक्वल टू 0 आया। अब ध्यान दीजिए, वैसे निकालने का तो मैं और भी वैल्यू पे निकाल सकता हूँ, जरूरी नहीं कि 3 और -1 पुट करूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, 5 भी, 7, 8, 9, 10 कुछ भी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। बट ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, ये जो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, यानी ये x की ऐसी वैल्यूज हैं जिससे पूरी का पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सीखें, मान लीजिए x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। तो ये कौन सा वैल्यू है, यानी x इक्वल टू -1 ये होगा, x इक्वल टू +3 लगभग ये होगा, यानी इस पे हमारे पॉलिनोमियल, और हम y एक्सिस को हमेशा क्या p ऑफ x, ठीक है। यानी इन वैल्यू पे हमारे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई। x इक्वल टू 3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, तो y एक्सिस का 0 पार्ट ये है, ये मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल होगा, कुछ यूँ जा रहा होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं अगर हम इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के बाद ये पॉलिनोमियल ग्राफ दिख रहा है, तो हमने देखा कि x इक्वल टू 3 पे देखिए पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन की पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। कैसे 0, ये y एक्सिस है और x एक्सिस पे ऑन x एक्सिस y इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो x एक्सिस पे ये देखिए px 0 हो गया, यानी y इक्वल टू 0 है, देखिए -1 पे 0 हो गया। ये था हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे स्पेशल पॉइंट्स x के जिसपे पूरे का पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इनको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिसपे पूरे का पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन जीरो हो जा रहा है। हो सकता है जैसा कि फिलहाल यहाँ पर हमने निकाले थे 2 थे, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, ठीक है। बट हम गैस कैसे करेंगे कितने वो पॉइंट्स होंगे? बहुत सिंपल तरीका है। इस पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिग्री क्या है? 2 है इसकी डिग्री, 2 है ना डिग्री, ठीक है। तो इसके जीरोस भी 2 होंगे, यानी इसकी डिग्री 2 है। तो ऐसे 2 पॉइंट इस ग्राफ के होंगे जिस पे पूरा का पूरा ग्राफ या पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो जाता है। फिलहाल इधर 3 और -1 है, इसी और के लिए कुछ और होगा। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए x³ - 3x² + 5x + 1 = 0। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 3। इसकी डिग्री है 3, ठीक। इसकी डिग्री हुई 3। तो इसमें ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 पॉइंट होंगे, ऐसे x की 3 वैल्यू होगी या फिर x के ऐसे 3 पॉइंट होंगे जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन जीरो हो जाता है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, 3 है, ठीक है। इसकी डिग्री 3 है, सो दैट्स व्हाई it will have the 3 zeros point at which the whole of the polynomial function will become 0, right? और हम बात करेंगे इस जीरोस की ऐसी क्यों इंपॉर्टेंस है। ये जीरोस बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू कैरी करता है, इसी के फर्दर आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो और हम इसके बारे में सीखेंगे। अब इसको पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी तक हमने ये सीख लिया। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, और ये हमारे पॉइंट्स, ठीक है। और अब एक चीज़ देखना, ठीक है। x = -1 पर ये पूरा 0 हुआ था, एंड x = 3 पर हुआ था, ठीक है। मैं 1 को इधर लेके आता हूँ, x + 1 = 0 हो गया। सिमिलरली 3 को इधर लेके आता हूँ, -3, 0 हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, x × x, x², x × -3, -3x, 1 × x + x, 1 × -3, -3, x² - 3x + x - 2x - 3 = 0, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन मिली पॉलिनोमियल की, आप देखना इसके जीरोस थे ये, इसके जीरोस थे ये। जब हमने इनको LHS पे लाके मल्टीप्लाई किया, देखो ये दोनों सेम इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो जीरोस का ये इंपॉर्टेंस है, तो आप समझ चुके होंगे क्या है। तो ये होता है जीरो का इंपॉर्टेंस, यानी जीरोस जो वैल्यू होती है, जो जीरोस थे उसके, तो उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें वापस की वापस वही की वही इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। तो ये हमारा जीरोस का इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब हम इसको है ना अल्फा और बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, हमें पता है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इसके पर इस इक्वेशन कितने जीरोस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 होंगे, ठीक है। अच्छा, आप एक कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जीरोस ऑफ अ दी लिख लीजिए, ऑफ द गिवन, चलिए करता हूँ, नीचे लिखवा देता हूँ, ये लिख लीजिए, ये ब्रैकेट बना के लिख लेना,
zeros of the polynomial equation, zeros of the polynomial equation is always equal to its degree. ठीक है, इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ। ठीक, लिख लिया होगा आपने सभी ने। zeros of the polynomial equation is always equal to its degree। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। तो इसकी डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जीरो से इसके 2 होंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, मैं इन जीरोस को, एक जीरोस को बोल लेता हूँ अल्फा, ये अल्फा का साइन होता है। ठीक है, दूसरे जीरो को बोल लेता हूँ बीटा, यानी यहाँ पर अल्फा क्या है, -1, बीटा क्या है, 3। ठीक, ये है हमारा जीरोस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूँ जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी, आगे आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड या फिर बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या थी, एक मिनट में इनके डाल लेता हूँ। चलिए मैंने इनके डाल ली है। जनरल इक्वेशन की हम बात करते हैं, जनरल इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c = 0। Here a is not, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको, a is not equal to 0। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री इसकी क्या है, 2 है। नहीं, इसकी डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उल्टा कभी मत बोलना। क्वाड्रेटिक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है इसलिए डिग्री 2 नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ऑब्वियस बात है जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। जीरोस कौन से पॉइंट होते हैं, जीरोस वो पॉइंट होते हैं जिस पे पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो जाता है, सिंपल। ठीक है, तो हम मान लेते कुछ ना कुछ तो इसके जीरोस रहे होंगे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाली स्लाइड जो इसके पिछले वाली जो मैंने पढ़ाया था, तो उस पर हमने बताया था अल्फा और बीटा को हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ, लेट दी zeros of this equation be अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं या जीरोस हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं या इसके हम रूट्स भी बोल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ जीरोस, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, याद रखना, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा ठीक है, आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर b, x² क्या a, तो आपको ऐसा भी कुछ बुक्स में लिखा मिलेगा, माइनस से लगा देते, बट है दोनों सही आपस में। ठीक है, फिलहाल के लिए -b/a सही है, बट होने वाला क्या है कि जब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं
बी को इधर लिख देंगे, ए को इधर लिख देंगे, और आपकी आदत हमेशा ये रहती है माइनस बी बाई ए, और उसने कभी पूछ लिया तो आपने माइनस बी बाई ए लिख दिया और आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वही गलत कर दिया। तो इसलिए मैं इस चीज़ को कभी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें मिस्टेक बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कर दूंगा, बट प्रॉब्लम आप लोगों को फेस हो, ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिए। अब दूसरा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, अल्फा इंटू बीटा। अब इसको भी मैं कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी कई बुक्स में ज़्यादातर ये लिखा मिलेगा सी अपॉन ए। जैसे मैंने कहा इसको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर सी को इधर लिख दिया, ए को इधर लिख दिया, ए को कॉन्स्टेंट मान लिया, सी को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, आप कह रहे तो हमेशा सी बाई लिखने की होती है, उस वक्त ए बाई सी होगा और इधर सी बाई, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये वाले फॉर्मूले को हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये था हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में एक और फॉर्मूला बताऊंगा, तो फिलहाल आप ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन रही होगी, अगर हमें उसके रूट्स दे दिए गए अल्फा और बीटा, कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देंगे, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। पिछला वाला फर्स्ट था, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, या फिर हम इसको जीरोस बोल सकते हैं, जीरोस ऑफ दी ऑफ सम of some polynomial equation, ठीक है। if alpha and beta are the roots of some polynomial equation, राइटिंग गंदी हो रही है क्या, अच्छा लिख देते हैं, then that polynomial equation is given by, ठीक है। अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के सिर्फ रूट्स दे दिए गए अल्फा और बीटा, बट हमें उसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं, हमसे ये कह दिया गया कि आपको अल्फा और बीटा यानी कि उसके जीरोस दे दिए गए, अब आप पॉलिनोमियल इक्वेशन को निकालिए। मैंने पहला तरीका बताया था, जो जनरल मेथड होता है क्या, एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा, ये दो रूट्स हैं, कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बट इस तरीके से करने से बेहतर है हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ये तो मैंने बताया, ये तो सदाबहार चीज़ है, जनरल मेथड है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं अगर फॉर्मूला में अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, बट कभी आएगी नहीं। फॉर्मूला में क्या है, डायरेक्ट वैल्यू निकालो, एक ही बार में आंसर निकल जाएगा। इसमें क्या है ना, अगर प्रोडक्ट करने बैठेंगे तो 5-6 स्टेप खिंच जाएगा, और फॉर्मूला मेथड में क्या है ना कि अब वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा ऑफ अल्फा इंटू बीटा, जो वही हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन वेयर अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ठीक। ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। बस ये दो फॉर्मूला जिसने अच्छे से पढ़ लिए उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की और फॉर्मूले की, ठीक है। अब बात करेंगे फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, ठीक है। जैसे आप बाकी छोटे छोटे कोचिंग में आएंगे तो डायरेक्ट क्या देते हैं, ये फॉर्मूला है, वैल्यू डालो उसमें आंसर निकाल दो, बट
कभी आपने क्वेश्चन किया है जितने भी फॉर्मूला होते हैं इवन वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आया कहाँ से? नहीं ना। जो ये जानता है उसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो हम इसकी डेरिवेशन लिखेंगे। काम की कुछ नहीं है, जो काम का था मैंने लिखवाया। अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ काम का कुछ नहीं, जैसे मैंने कल अपने लास्ट लेक्चर में बताया था ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, काम का कुछ नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा। वैसे इसकी डेरिवेशन काम की कुछ नहीं है बट आप इसको देख लो तो आपको पता लग जाएगा एक बार ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो मैं इसकी डेरिवेशन करवाता हूँ अभी। ठीक है, इसकी डेरिवेशन देखेंगे हम लोग। ठीक, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन हम लिख देते हैं क्या होती है, ठीक है। ये होती है, हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके क्या है रूट्स हैं, और मैंने आपको बताया है कि ये इक्वेशन कैसे निकल सकती है। इसको क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट है। ये काम का नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये के क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को जैसे आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके ऑलरेडी इक्वेशन, मतलब आप जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन तो वो ये इक्वेशन सी में रहेगी, ठीक है। मैंने बताया था, प्रूव भी करके दिखाया था पिछले वाले वो जब मैंने पढ़ाया था, बताया था कि जब रूट्स को मल्टीप्लाई करो तब हमारी वही इक्वेशन मिल जाती है। चलिए ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मिलने वाला हमें एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा एक्स माइनस ऑफ अल्फा एक्स, अल्फा और बीटा, ठीक है। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं दोनों जगह से एक्स को कॉमन ले लेता हूँ और माइनस को बाहर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा और बीटा। के को मैं अंदर कर दूंगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ के ऑफ एक्स प्लस अल्फा और बीटा ऑफ के, ठीक है। और ये हमारी जनरल इक्वेशन की सेम चलती हुई आ रही थी, यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, क्या करते हैं कंपेयर, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है के, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या ए, यानी के इक्वल टू ए है, ठीक है, के इक्वल टू ए है। अब कंपेयर करते हैं एक्स का कोएफिशिएंट को और ये यहाँ पर b इक्वल टू क्या मिलेगा हमें माइनस ऑफ अल्फा बीटा ऑफ के। वैसे कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को तो c इक्वल टू अल्फा बीटा ऑफ के, ठीक है। तो ये तीन चीज अब ध्यान में रखिए। अब मैं इससे आगे फर्दर यहाँ सॉल्व कर दूंगा, इतने में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं ये वाला जो टर्म है इसमें पुट करूंगा, हमें पता है b इक्वल टू कितना है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ के, b इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ के इंटू के क्या है e के बराबर है, मैंने a पुट कर दिया, a को मैं इधर लेके आता हूँ b बाय ए इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मैं माइनस साइन को भी इधर भेज देता हूँ माइनस b बाय ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। बस इसको ये दो चीज़ यूँ पलटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए आया, तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अब हम इसको कंपेयर करेंगे लास्ट वाले टर्म को, बस अल्फा बीटा के इक्वल टू सी है
अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई के, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई के क्या है ए, ठीक है। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए एक मिनट देखता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया वो हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे डेरिवेशन वाला पार्ट, ठीक है। और हमने जो थर्ड वाला ये तो हमारा फर्स्ट, ये दो जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला बताया था, अगर मैं अल्फा और बीटा दिया हुआ उस समय अगर पॉलीनोमियल इक्वेशन निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, देखिए वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। डाउट अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर उसमें जगह में तो के था नहीं, इधर के है, भाई के से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। के सिंपल सा एक कांस्टेंट है, हो सकता है 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4, ठीक है। मैं आपको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, क्या पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। ठीक है, जिसमें बोलूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर इसमें के का मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, के तो अपने आप 0 हो गया, के ऑटोमेटिकली 0 के उधर 0 हो गया। बट अगर मैं के को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों फर्क क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा। अगर हम ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो कोई भी फर्क नहीं होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ, ये ऐसा होता भी है, तो ऑटोमेटिकली क्या आप वापस कॉमन निकाल लेंगे, के को आप नीचे भेज देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ये इक्वेशन सेम बन जाएगी। तो के का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बट यहाँ पर के का मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अगर हम देखें तो क्या होता है, मान लीजिए कोई लाइन ऐसी गई होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन की कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, जैसे अगर हम लीनियर इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल जो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, तो वो लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। लाइन को कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि उसमें नॉन लीनियरिटी रहती है, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ में स्क्वायर लग जाता है या क्यूब लग जाता है तो वो नॉन लीनियर हो जाती है, ठीक है। लीनियर मतलब कि एक डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है डायरेक्टली फॉलो करना, यानी कि जैसे मैं बोलूँ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, बट अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर से नॉन लीनियरिटी आ जाती है एक्स स्क्वायर के अंदर, ठीक है। फर्दर इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना देख लीजिए, क्योंकि अगर आप मैंने आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा दिया तो सर घूम जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, सर आपने क्या पढ़ा दिया, ठीक है। सिंपल एक्स का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये लाइन अप हो सकती है या फिर डाउन हो सकती है, ये सारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। और ऐसे लाइन के कभी सॉल्यूशन भी नहीं होते, क्योंकि आगे चल के कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं, कि ऐसे कभी भी सॉल्यूशन मिलते नहीं, ठीक है। वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, फिलहाल और डिटेल में देखिए, बस इतना जान लीजिए कि के से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इतना फर्क आएगा, और हम इसको डिटेल में थोड़ा सा आगे देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है 7x² + 7x + 12 इक्वल टू px एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले तो अब इसके जीरोस निकालने का दो तरीका है, जीरोस निकालने का दो तरीका है, ठीक है। पहला, ये जो यहाँ पर जब ये बोला है ना, ये वेरीफाई, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे
तो ये दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं। आपको प्रूव ये करना है कि मेथड 1 से किया हुआ सॉल्यूशन और मेथड 2 से किया हुआ सॉल्यूशन दोनों के दोनों में सेम आंसर आ रहा है। तो ये होता है वेरीफाई करके दिखाना उनको। अगर सिंपल वो जीरोस पूछ लेता तो अब मेथड 2 करूँगा तो बस उतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। तो मैं आगे और डिस्कस करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मेथड 1 हमने पहले पढ़ा होगा, मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। हमने स्प्लिटिंग वाली चीज़ सीखी होगी 9th क्लास में, राइट। और इसको नहीं आता कोई बात नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कितना, 1 इंटू 12 होता है, ठीक। तो पता ही होगा, ठीक है। तो 1 इंटू 12 हो गया। अब हमें इसको कुछ ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस से माइनस करने, प्लस या माइनस करने पे उसको 7 है और इंटू करने पे प्लस 12 है। ये +1 इंटू प्लस 12 है, प्लस 12 और दोनों को नंबरों को माइनस से प्लस करने पे -7 आना चाहिए। तो कौन सा टर्म हो सकता है, 3 4 12, ऑब्वियस सी बात है, -3x -4x प्लस 12। देखिए -3 इंटू -4 प्लस 12, प्लस 12 इंटू 1 प्लस 12 सेम आ गया, -3 -4 -7 हमारे दोनों काम हो। तो हमें इस टाइप का जो स्प्लिटिंग तरीका होता है और वो आपने सीखा होगा। अगर आपको स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है ये चीज़ का तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ पर इसको सीख सकते हो। बाकी मैं ये मान के चलता हूँ ये 8th या 9th में बच्चों को सिखा दिया जाता है। अगर आपने नहीं सीखा है तो चलिए कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ भी सिखा दूँगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x -3 यहाँ से -4 x -3 = 0 तो यहाँ से x -3 फिर से कॉमन, x -4 = 0, 1 टाइम x -3 = 0 हो गया एंड x -4 = 0, ठीक है। क्योंकि इस वाले केस में मैंने इधर को 0 के पास इसको भेज दिया तो बचा x -3 = 0। एक बार मैंने इसको रख के इसको उधर भेज दिया तो ये होगा। तो हमने क्या देखा, x = 3 x = 4, ये हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए। रूट्स यानी इन वैल्यूज पर ये पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 हो जाएगी। यकीन नहीं आ रहा पुट करके देख लेना, ठीक है। पूरे का पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन ये जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स 3 + 4 कितना हुआ 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा 3 × 4 कितना हुआ 12। ये हमारा जनरल मेथड है, नॉर्मल। बट हम सेकेंड मेथड में फॉर्मूला से करेंगे और सेम टू सेम आंसर लेके आएंगे। और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि सेम आंसर आ रहा है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, -7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी है, माइनस और माइनस +7, ठीक है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा = 7 हो गया इधर भी। ये हम फॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं नाम ले देता हूँ फॉर्मूला, इसका नाम दे देता हूँ जनरल मेथड। इसको जनरल मेथड, वो फॉर्मूला मेथड, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी गलत लिख दिया है, कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया कांस्टेंट टर्म 12/1, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। यानी मेथड कोई भी हो, जनरल मेथड हो या फॉर्मूला मेथड हो, आंसर आपका दोनों जगह में सेम आ रहा है। यानी LHS वाला पार्ट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो अब इस बात से तो क्लैरिटी मिल गई, चाहे जनरल मेथड से करो तो फॉर्मल मेथड से करो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना बोल दिया जाता कि फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, आप ये फॉलो करते या फॉलो करते, आपको सिर्फ इतना करना होगा। अगर आपसे सिंपल इतना पूछ लेता वो कि आप सम ऑफ जीरोस निकालिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, तो आपको इस मेथड को फॉलो करना है। तो सम ऑफ जीरोस ये हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये, सिंपल फॉर्मूला डाला, आंसर निकाला। इस मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम में कई बार ये वाली स्टेप में गड़बड़ हो जाती है, स्प्लिटिंग करने में, स्प्लिटिंग गड़बड़ गए, इतना लंबा लेना क्यों है? तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, है ना। नंबर की कीमत होती है एग्जाम में, एक ही नंबर गिनना पड़ता है भाई साहब, एक ही नंबर यूँ सकेलना पड़ता है और जाके अच्छे नंबर बनते हैं, इससे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये नोट डाउन कर लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन में फर्दर मूव करेंगे। अच्छा, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसको तो ये नोट डाउन कर लो पहले तो, ठीक है। पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ RS, ठीक है। तो बात करता हूँ मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, RS अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। RS अग्रवाल से एक और वो होती है आड़ी शर्मा, काफ़ी नाम है। अगर आपको मैं पर्सनल सजेशन दूँ, ये बुक है ना बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, नो डाउट बेस्ट बुक है मैथ्स की, बट बहुत ज़्यादा लेंदी और इतना ज़्यादा डेप्थ में और डीप में और इतने सारे क्वेश्चन करने में कोई मतलब नहीं है। एक ही क्वेश्चन 10 बार रिपीट किया है, आंसर करो एक क्वेश्चन 2-3 बार दिया, बस खत्म, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। फालतू में टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसलिए मैंने बुक सेलेक्ट की RS अग्रवाल। आप मेरा पढ़ाया हुआ एक चीज़ RS अग्रवाल से टैली कर सकते हैं, मेरे फॉर्मूले, मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरे क्वेश्चंस, मेरे एग्जाम्पल, सब कुछ RS अग्रवाल से। अब RS अग्रवाल खोलिए यूँ सामने रखिए और मेरे नोट्स मेरी देखते चलिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप नोट्स ना बनाएं, आप नोट्स बनाइए, जितना जितना मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते चलिए, क्योंकि RS अग्रवाल में और भी दिया है, तो उसमें जो बेस्ट पार्ट है तो मैं वो यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर एक थ्योरी, हर एक चीज़ें मैं मेंशन करवाऊँ RS अग्रवाल से लेके, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाइए बेहतर तरीके से, और बाकी टैली करने की बात है तो RS अग्रवाल से टैली कर सकते हैं। पूरा का पूरा मेरा कंटेंट RS अग्रवाल करेगा, फुल RS अग्रवाल सॉल्यूशन, ठीक है। आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास से और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो इस पे होंगे, और आगे चल के और भी चीज़ पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपको पसंद आ रही हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।